हेलो, नमस्कार और वेलकम टू रेडियो मेरी आवाज़। और मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ अपने श्रोताओं को एक ऐसी शख्सियत से जिनके बारे में आपने सुना बहुत है। और जहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि कहीं पे भी कुछ भी जहाँ पे एक सामाजिक मुद्दा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं किसी गरीब को दबाया जा रहा है, कोई परेशान हो रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो वो वहां पे आपको एक बंदा आपको वहां पे जरूर मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि वो आपको स्टेज पे मिले, वो आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। वो आपको कैमरे में तब दिखाई देगा जब वहां पे दिखाया जा रहा होगा कि वहां पे कौन लोग काम कर रहे हैं। वो स्टेज पे खड़ा होकर बात करते हुए नहीं आपको मिलेगा। आज उनको हम लेके आए हैं आपसे रूबरू कराने के लिए। और उनका उनका नाम आपको पता भी होगा, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ। योगिता भायाना जी हैं। और योगिता जी, नमस्कार। बहुत नमस्ते। बहुत स्वागत नमस्ते। आपका रेडियो मेरी आवाज पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो शुक्रिया। आगे हम सीधा शुरू करते हैं, क्योंकि हम और फर्दर जी। और आपको आप बहुत कीमती वक्त है तो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैम, सबसे पहली चीज ये कि आप एयरलाइंस में थी जी। और उसको छोड़ के आप सोशल एक्टिविस्ट बन गए। ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा जिसकी वजह से आपने, वो बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन थी, मतलब जमीन पे थे ही नहीं आप, कहाँ आसमान में और कहाँ एकदम जमीन में, उन उन जमीनी मुद्दों के साथ जुड़ जाना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्या टर्निंग पॉइंट रहा मैम ऐसा उसके अंदर? देखिए, आप कितना भी हवा में उड़ ले, सच्चाई तो ग्राउंड पर ही है। और हवा में आप कितना भी घूम के आना तो आपको जमीन पे ही पड़ता है। और मैं यही आपसे बात बताऊंगी कि सच्चाई यही है। और एक सोशल एक्टिविस्ट जो होता है वो पहले से ही होता है। अब कई बार कहते हैं कि पीपल थिंक कि मैं उधर से इधर आई हूँ। आई थिंक मैं यहीं आना चाहती थी और यहीं के लिए थी और मुझे यही करना था बचपन से। पर मैं वहां गलती से चली गई। तो मैंने मतलब वापस आई हूँ मैं। और हालांकि थोड़ा समय लग गया क्योंकि काफ़ी अर्ली एज में मैंने एयरलाइन का जॉब शुरू किया। 18 जैसे ही जी। कंप्लीट किया, आई स्टार्टेड फ्लाइंग। तो ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा समय लग गया समझने में कि क्या मतलब कितने सारे मुद्दे हैं हमारे देश में। और समटाइम लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आप हर मुद्दे में जाना चाहती हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि ये सामाजिक मुद्दे हैं। जैसे आप कह ही नहीं सकते कि कड़ियाँ हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ इस मुद्दे पे ही आवाज़ उठाऊँगी और दूसरे पे नहीं उठाऊँगी, या इस मुद्दे पे काम करूँगी, उस पे नहीं करूँगी, क्योंकि अन्याय तो हर हर जगह दिख रहा है। सोशल बिल्कुल। इनजस्टिस है अभी हमारे कंट्री में। तो आपको हर चीज़, मुझे हर चीज़ टच करती है। मुझे लगता है कि काफ़ी काम होना है हमारे देश में, क्योंकि जी। जो जिस स्तर पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे अंदर से बहुत यू कैन से कि वो फायर रहती थी कि कुछ करना है, कुछ करना है। तो ओवरनाइट फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि दैट वाज नॉट माय स्पेस। ये मेरा स्पेस है और मुझे यहीं पर काम करना है। जी। तो बेसिकली आपका मन शुरुआत से यही था कि आपको लोगों की मदद करनी है। मैम, एक आम आदमी की जिंदगी में जो वो नौकरी करता है, एक सोशल रिफॉर्मर की जिंदगी में, वो उसमें बहुत अंतर है। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स रही आपके सामने जो आती हैं जब आप किसी के हक के लिए या किसी मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती हैं? बेसिक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको फर्स्ट डे महसूस होती है कि ये तो आनी ही आनी है, ऐसा तो होगा ही होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आपको भी मालूम होगी, हर एक को भगत सिंह चाहिए, हर एक को गांधी चाहिए, हर एक को सब कुछ चाहिए, पर दूसरे के घर में। जी। हम ये बात जानते हैं, अपने घर में किसी को रिफॉर्मर नहीं चाहिए, हर एक को दूसरे के जी। घर में चाहिए, समाज में चाहिए। और सबसे बड़ा यही रहता है कि आपको क्या पड़ी है, आप क्यों, आप तो अच्छा खासा कमा सकती थी। और सबसे बड़ी बात है महिला होना, उसके ऊपर जी। और आप हो जाता है कि आपको तो गृहस्थी संभालनी चाहिए, आपको तो घर परिवार देखना चाहिए, आप क्यों बाहर निकलती हैं। तो जो ये रोल है रिफॉर्मर का, ज्यादातर पुरुषों को दिया गया और अब जी। तक हमने देखा है। हालांकि लोग भूल जाते हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई हो या कोई भी रिफॉर्म्स हो, उसमें महिलाओं की बराबरी की जी हाँ, भागीदारी रही बहुत है। ये बड़ा, बात, बहुत बड़ा। दुर्भाग्य ये रहा है कि वो हाईलाइट नहीं कर पाए हम उनको अच्छे से। जी। तो ये देश में अभी भी दुविधा है। दो दोहरी मार पड़ती है। एक तो रिफॉर्मर होना अपने आप में लोग आपको बड़ी हीन भावना से देखते हैं, और जी। दूसरा महिला होकर रिफॉर्म में जाना तो और ज्यादा आपको जज किया जाता है कि वो क्यों कर रही हैं, कैसे हो रहा है, क्या है, जो भी है। तो बहरहाल चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंट्री में रहते हैं। आपको मैं सच बता रही हूँ और इसमें इतना % भी झूठ नहीं है।
अगर आप मुझे आज से 10-15 साल पहले पूछते, नॉट इवन 10-15 साल, 5 साल पहले पूछते जात पात रिलीजन, हमारे घर में ये चर्चाएं नहीं होती थी, तो मुझे अपनी कास्ट और जात भी नहीं पता होगी ठीक से। बट ये जब जो चल रहा है ये हमारे सोसाइटी में, तो मुझे बहुत दुख होता है कि अभी हम रिलीजन की बातें अब हमने शुरू करी हैं, अभी हम लोग जात पात और वर्ग की बातें अभी भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मुझे कटोचती हैं और मुझे लगता है कि हमें इस पे काम करने की जरूरत है। बहुत सारे काम है हमारे देश में करने के लिए। जी। दूसरा एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम, जैसे अभी आपने महिलाओं का जिक्र किया, तो हमने ये देखा कि आप महिलाओं के मुद्दे में तो आप मिलेंगी वहां पे। वैसे तो हर मुद्दे पे आप मिलती हैं, लेकिन जहां पे किसी महिला के साथ में अत्याचार हुआ है, रेप केसेस हैं और कोई प्रॉब्लम है, कोई सी भी वायलेंस है अगर हम बात करें, तो आप वहां पे मिलती है। तो मैम आपको क्या लगता है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनमें आप कहाँ तक उनको उनका हक दिलवाने में या उसको बदलाव लाने में आप कामयाब रहे? देखिए, मैं अभी कामयाबी तो मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि कामयाबी रही, पर कोशिश जारी है, क्योंकि कामयाबी इस देश में एक बड़ा मुश्किल शब्द है बोलना, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत लंबी है। और अगर मैं बोल दूं कि कामयाब हो चुके हैं और या मैंने कुछ कर दिया कि जिसमें हम कामयाब हो गए, तो वो सरासर झूठ होगा। जब हमारे पास केसेस आते हैं स्पेशली सेक्सुअल वायलेंस के या रेप के, तो हमको बोल दिया जाता है ये न्याय दिलाया या न्याय दिलाएंगी, तो ये बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि ना हम न्याय दिला सकते हैं ना दिलाते हैं, हम साथ खड़े रहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि न्याय हमारे देश में एक ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल ही है ही नहीं। मतलब सोशल जस्टिस और न्याय प्रक्रिया इतनी स्लो है। तो मैं इतना बोलूंगी क्योंकि कोशिश जारी है। जैसे कि अभी मैंने एक मुद्दा उठा रखा है कि पार्लियामेंट में 2 दिन का सत्र महिलाओं के लिए जरूरी होना चाहिए, ताकि ये लोग भी इनको कंपलसरी हो इनको डिस्कस करना। अभी तो ये है कि स्वतंत्रता से कभी डिस्कस करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी किस केस आ गया तो 2 आंसू बहा देते हैं, वो भी बहुत रेयर आपने देखा होगा। पर इनको अगर इनको कंपलसरी होगा तो ये डिस्कस करेंगे तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। तो मैं अभी ये अगर हो गया तो ये बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि उसमें काफी मुझे लगता है कानूनों में बदलाव से लेकर कुछ नए नारी के लिए कुछ सशक्तिकरण के कुछ चीजें होंगी, और स्पेशली बच्चों की बात यहाँ हम भूल जाते हैं। तो मेरा मेन जो जुड़ाव है वो बच्चों के लिए पॉक्सो केसेस, जहां आपने सुना होगा, कि मुझे लगता है कि उस दिशा में भी बहुत 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 काम होने की जरूरत है। तो जो सेक्सुअल वायलेंस है वो ज्यादा बच्चों के प्रति है। हर तीसरा बच्चा एक सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होता है, जो हमारे देश में बात की नहीं जाती है। तो ये सत्र होगा तो हो सकता है कुछ हो। तो कामयाबी तो मैं नहीं बोलूंगी अभी तक कुछ हुई है, बट यस, कोशिश जारी है। मेरे ख्याल से आपने इसके लिए एक वो भी सिग्नेचर वो भी शुरू किया था पहले भी, काफी टाइम, मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले भी आपने शायद ये किया था, एक सिग्नेचर का शुरू किया था कि सब लोग इस पे साइन करें। और रादर आई हैव आल्सो साइंड इट ओवर देयर 2-3 साल पहले कि वो आप फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को आप देने की बात थी, कि उनसे मिलके आने की बात थी। तो दैट वाज आल्सो एक ग्रेट स्टेप ओवर देयर। पर मैम जैसे अभी देखा गया कि मैं बहुत तेजी से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपके पास बहुत शॉर्टेज रहती है टाइम की। नहीं, और ऐसा कुछ मैं अगर आपका मैं टाइम खा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी को जहाँ जरूरत थी आपकी, मैं उसका समय खराब कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए बहुत तेजी से जा रहा हूँ हर चीज में। थैंक यू। तो मैम बेसिकली जैसे हम देख रहे हैं कि आप जानवरों के लिए, आपका मैंने बहुत जगह पे देखा है कि आप जानवरों के लिए भी उतने ही जुझारू बने से आप लगे हुए हैं। आप रास्ते में, रादर मुझे अभी भी याद है व्हेन आई वाज ऑन ए फोन कॉल विद यू, आपने एक गाय को रास्ते में, मेरा फोन रोक के आपने कहा था इस गाय को देखो, आपने गाड़ी वापस मुड़वाई, आपने वहां पे उस गाय को दिखवाया, सम ट्यूमर वाज देयर, आपने उसको अपनी गाड़ी से गुड़ भी खिलवाया। और वो सब चीज मैं बड़ा नोटिस कर रहा था कि आप कितना क्योंकि नॉर्मली जब आदमी अपने काम पे लगा हुआ होता है तो बहुत सारी चीजें निग्लेक्ट करता है, बट स्टिल एट दैट टाइम आपके दिमाग में सबसे पहले वो जानवर थे। मैम एक चीज मेरे को जो पूछनी है आपसे, अगर हम देखें कॉमन लाइफ में कि एक आदमी जो आम इंसान है वो देखता है, क्योंकि उसको अगर रास्ते में जानवर मिला तो उसे दुख जरूर होता है, उसको लगता है यार ये परेशान है, इसका कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, पता नहीं क्यों इनिशिएट नहीं हो पाता उससे। आप इतनी तेजी से एक्टिव हो जाते हैं उसको कराने के लिए, जानवर के लिए, कि वो रास्ते में है। और मैम क्या उसके लिए आपको कोई टीम है या कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते उस काम को, कोई भी एक इंसान अकेला, तो कैसे उसको मैनेज कैसे करते हैं?
बिल्कुल, आपने सही बोला, अकेले नहीं होता, जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मैं उसका एक छोटा-सा हिस्सा हूँ। मैं ऐसे-ऐसे लोगों से आपसे आपका परिचय कराऊँगी कि आप हैरान हो जाएँगे उनकी डेडिकेशन देख के, और उन्हीं से जी, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि ये इंस्टिंक्ट मेरे में अभी पिछले कुछ साल से ही जगी है। और मुझे लगता है जी। कोई भी हो, चाहे वो प्राणी, मतलब जैसे वॉइस ऑफ वॉइसलेस कहते हैं, वॉइस बिल्कुल, ऑफ बिल्कुल, बिल्कुल। वॉइसलेस बनना है हमको, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे गरीब हों, जो जिनका सोशल जस्टिस तक पहुँचना ना हो, चाहे वो जानवर हों, क्योंकि ये सभी वॉइसलेस होते हैं सोसाइटी में। तो जी। वी फील कि जानवर के लिए और ज़्यादा इसलिए फ़ील होता है कि वो बोल भी नहीं पाते अपने दुःख को। हुँ, हुँ, और हुँ, 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 हुँ। अभी मैं ज़्यादा उस चीज़ को इसलिए क्योंकि मैं उसमें बहुत कम कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है। आते-जाते जैसे आपने बोला, इतना ही जी, नज़र रख लेते हैं कि किसी को कुछ चाहिए तो हम कर पाते हैं, बट ऑर्गेनाइज़ तरीके से भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। पर मेरा विचार भी है कि उनके लिए ज़्यादा करना एक बहुत सैटिस्फैक्शन की बात है, क्योंकि इंसान अपना दुःख जो है वो बोल के बता पाता है। वो बोल नहीं सकते। हाँ, और जानवर एक तो बता नहीं पाते हैं, और मुझे लगता है कि उनको उनकी सेवा करके सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि संतुष्टि अगर मिलती है तो वहाँ है। और बच्चों की बातें अगर, और बुजुर्गों की बातें करें, तो ये सेक्शन, अगर वल्नरेबल सेक्शन की बात मैं कर रही हूँ, कि जिन जी, जी, सेक्शंस की आवाज़ आप बन पाएँ, आप उन जी। सेक्शंस के लिए करें। तो अभी जानवरों के लिए तो कोई कानून भी नहीं है हमारे देश में, अगर क्योंकि अगर कोई किलिंग हो जाती है, मैं काफ़ी अमूमन पुलिस स्टेशंस में जाना होता है, कोई आपकी एफआईआर तक नहीं लिखता, मार दिया जाता है जानवरों को तो कोई बोलता भी नहीं है। और हमारे देश में भी ऐसे कड़े कानून लाने हैं कि उनकी आवाज़ भी कोई बन पाए। जी, मैं एक्चुअल में मैम आपको ट्विटर पे भी फ़ॉलो करता हूँ और मैंने आपको आपके मैसेज देखने के बाद में जो है ना सही बताएँ तो मैं बड़ा डाउन हो जाता हूँ। आई एम वेरी सॉरी टू से क्योंकि मैं जितनी भी बार देखता हूँ ना, सभी आपका एक ट्वीट था जिस पे हाथी के सिर पे वो जलता हुआ टायर किसने डाल दिया था। वो मैंने आपसे ही सबसे पहले आपकी तरफ से मेरे को पता चला था। उसके बाद में उसको देखा बड़ा इससे पहले एक बार और जब वो पटाखे खिला दिए गए थे उसको तब आपने वही ट्वीट किया था। अभी मैं आपका एक ट्वीट और देख रहा हूँ जितने भी रेप केसेस को देखते हैं आप उसके बारे में आप एक्टिवली आवाज उठाते हैं और मैम थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड होने की वजह से आदमी थोड़ा सा जो भी होगा उसको दुख होगा दर्द होगा वो थोड़ा सा ये लगता है कि क्या मैम आप अभी हाथरस केस के अंदर भी आपको देखा हमने हर जगह पे आप खड़े हुए मिलते हैं हर जहां पे भी कोई एक मुद्दा आपको लगता है कि यहाँ पे जरूरत है किसी को भी लगता है जरूरत है वहां पे इवन मैंने देखा बच्चों की पढ़ाई के पैसे तक प्रोवाइड करा रहे हैं कि लोग बाग आपसे हेल्प मांग रहे हैं ट्विटर पे लाइक सोनू सूद से मांगते हैं तो दूसरी तरफ आपसे भी मैंने बहुत लोगों को मांगते देखा कि आप हमारी हेल्प कीजिए यू आर हेल्पिंग देम ऐसा नहीं है वो नहीं कर रहे हैं दूसरी एक चीज और मैम अभी एक मुद्दे पे अभी मैंने आपको फिर देखा और वो जो अभी ये किसान मुद्दा चल रहा है फार्म बिल इस पे आप वहां पे थे और अब वहां पे बहुत एक्टिवली आप मतलब मैंने आपको देखा आप किसानों के ऊपर फूल तक आपने बरसाए हैं आप उनके साथ में खड़े हुए हैं एक एक सपोर्ट आप उनकी तरफ आपको आप दे रहे हैं उनको मैम बहुत खुल के मैं आपसे दो तीन चीजें पूछना चाहूंगा मैम आपका अपना विचार तीन चीजों के ऊपर मैम फार्म बिल के ऊपर क्या फार्म बिल ठीक है जो सरकार कर रही है क्या वो ठीक है जो किसान वहां बैठे हैं क्या वो ठीक है और क्या किसानों ने जो 26 जनवरी को किया क्या वो ठीक है मैम ये चार चीजें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा बड़े एलेबोरेटली आपका अपने विचार में जी, बिल्कुल, और ये बात मैं बोलना भी चाह रही हूँ और मैं खुल के बोल भी रही हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं पहले स्पष्ट कर दूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे ये बोला जाए कि मैं किसान बैकग्राउंड से तो मैं नहीं हूँ, और बहुत मुश्किल से हमने खेत भी देखे होंगे जब वहाँ केसेस के लिए जाते हैं, तो बस इतना ही जी मेरा टच है। मैं दिल्ली से हूँ और मुझे ज़्यादा नहीं ज्ञान है, पर मुझे इतना एक कॉमन पर्सन होने के नाते ध्यान है कि अगर आपने कोई बिल ऑर्डिनेंस लाया, जैसे आपने जीएसटी ले आए, तब मैंने सपोर्ट किया था सरकार को, और इनफैक्ट मैंने काफ़ी खुल के बोला था कि होना चाहिए। जब आपने डिमोनेटाइजेशन किया, हम आपके साथ थे। हम लोग कितना सफ़र किया, फिर भी हम साथ में थे। क्योंकि जी हर बार सरकार कुछ करती है तो हम साथ देते हैं, पर उनका कोई निष्कर्ष अभी तक निकला नहीं। आप देखिए 5 साल हो जाएँगे हर जी चीज़ जी डिमोनेटाइजेशन को, फिर जीएसटी को, काफ़ी जी साल हो गए। इसका कोई इम्पैक्ट मुझे तो दिख नहीं रहा। ठीक है, फिर आपने लॉकडाउन कर दिया।
तब भी आपका डिसीजन था। तो हम हर बार सरकार के साथ खड़े रहे, ऐसा तो नहीं है कि हर बार जी, हमने कोई आवाज उठा दी हो। पर जब ये जी, किसान ऑर्डिनेंस पास किया गया, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं आपको अभी भी स्पष्ट कर दूं, जब ऑर्डिनेंस लाया गया तो ऑर्डिनेंस लाने की क्या जल्दी थी आपको? आपको ये किसान संगठन के ये जो नेता हैं, ये आज से नहीं है, इनको मैं खुद बहुत सालों से देख रही हूँ, बचपन से देख रही हूँ, ये लोग संघर्ष कर जी, रहे हैं। और ये नहीं जी। कि इनको नॉलेज नहीं है, इनको बहुत नॉलेज है। अगर इनको नॉलेज है, हुँ, इनको देख के मैं विश्वास से कह सकती हूँ, प्रधानमंत्री तो अभी बने हैं और सीएम हैं। ये काफी सालों से मैं इन्हें देख रही हूँ, बचपन से। तो इनका अगर कोई ऑब्जेक्शन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको मान लिया जाए, कम से कम उनसे विचार विमर्श तो करना चाहिए था ना। बिल्कुल। आप ऑर्डिनेंस कैसे ला सकते हैं जब तक आपने उनसे उनसे विचार नहीं लिए, उनसे एक्सचेंज नहीं किया आपने? उन्होंने कोई ये नहीं कि आपने बोला उन्होंने मना कर दिया, आपने उनको बुलाया तक नहीं, आपने ऑर्डिनेंस में जी, बिल पास कर दिया। ठीक है, जी, आपको उसकी क्या जरूरत थी? सेकेंडली, जब वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो ये आप उनकी आवाज को सुनिए। कल फाइनली प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं एक वन कॉल अवे हूँ। जी, ये बात जी, बोलने में आपको 2 महीने लग गए, जब भरी सर्दी में भरे और इतने सारे संगठन आ गए, तो आपको इतने टाइम लग गया आपको जी, बोलने में ये? तो ये बातें हम लोगों को लगता है कि कोई मुझे मुझे कोई, मैं पार्टी से नहीं हूँ, मुझे लोगों को लगता है कि मैं कांग्रेस हूँ। इनफैक्ट कांग्रेस के खिलाफ जितना बड़ा संघर्ष हमने किया है, वो किसी ने नहीं किया मैंने होगा। देखा है, मैंने देखा मैं है। अन्ना आंदोलन का भी हिस्सा थी, और जी, जहाँ पे हमने कांग्रेस को भगा दिया, और मैं निर्भया का प्रोटेस्ट का भी हिस्सा थी, जहाँ पर हमने मैंने देखा है कांग्रेस उसमें। को। जी, तो जी, ये नहीं है कि हम कांग्रेस के हैं। जिस भी, देखिए, एक एक्टिविस्ट को कोई भी करंट सरकार है उसी में तो जो सर्व कर रहा होगा, जो देश को लीड कर रहा होगा, उसी में तो हम बताएंगे ना क्या कमियां हैं जी, या खूबियां हैं। जी, जो नहीं है, मैं उससे उसके लिए नहीं बोल सकती। तो अभी अगर हमें कुछ दिख रहा है, जैसे मैंने बताया, मैंने सपोर्ट किया डिमोनेटाइजेशन को, या हमने सपोर्ट किया जीएसटी को भी, तो इसी तरह से इसमें कुछ इशू लग रहे हैं, मुझे लग रहा है ये किसान नेताओं को सुनना चाहिए था इनको। तो मुझे यहाँ जी, पर हुआ। अब रही बात 26 जनवरी को जो हुआ, मैं खुद वहां थी। हम बड़े फुल ऑफ एनर्जी यहाँ घर से गए थे कि ये लोग ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से। मुझे पूरा पता था कि ये कुछ गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे लोग पीसफुल इतने दिन रहे हैं, तो अभी भी पीसफुल होगा। ठीक है, अब ये है कि व्हीकल इन्वॉल्व थे, ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व थे। और मैं आपको सच बता रही हूँ, आपके जरिए इनफैक्ट लोगों को सुनना भी चाहिए, क्योंकि अभी आपके थ्रू मुझे एक मंच मिला है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो डेविएट हुए हैं वहां से बैरिकेटिंग करके, मैं खुद, मुझे पहुंचने में वहां 2 घंटे लग गए। हालांकि मेरे हुँ, घर से 10 मिनट की दूरी है, क्योंकि हर हुँ, जगह जगह बैरिकेटिंग थी। तो जो रूट इन्होंने दिया था सरकार ने, वो रूट को फॉलो कर पा रहे थे जितने लोग तो कर पा रहे थे, इन्होंने खुद ऐसा कर दिया माहौल। मैं आपको प्रत्यक्ष बता रही हूँ, इन्होंने जानबूझ के वहां बैरिकेड लगा दिए। तो जहां जो बाकी हुँ, ट्रैक्टर्स बच गए, वो डेविएट होके आईटीओ की तरफ चले गए, क्योंकि मैं वहां खुद थी। तो जी, जानबूझ के एक रास्ता बनाया गया आईटी और लाल किले के लिए। अब मैं इस चीज को मैं ज्यादा तूल नहीं देते हुए बताना चाहूंगी कि ये उनको जानबूझ के वहां मोटिवेट करके भेजा गया। और दूसरी बात, वो मैंने जिन पे फूल बरसा, आपने वो वीडियो भी देखा होगा, वो बुजुर्ग आईटीओ पे खड़े थे और जेन्युइनली किसान थे, बुजुर्ग थे, सीधे लोग थे, कोई उनमें वायलेंस वाला नहीं था। इक्का दुक्का, देखिए 5 लाख ट्रैक्टर्स आप अगर की बात कर रहे हैं, 5 लाख लोगों के क्राउड की बात कर रहे हैं, तो अगर 1-2 लोग ने गलती की है, तो उसकी सजा सबको नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल। आंदोलन खराब है। आपने पूरे हुँ, आंदोलन को कितनी अच्छी से मीडिया को वो करके दबा के, हाँ, उनकी आवाज, और आपने प्रोजेक्ट कर दिया आंदोलन खराब है। रही हुँ, बात झंडे की, बिल्कुल राष्ट्रीय झंडे का सम्मान होना चाहिए, और उसके पैरेलल कोई और झंडा नहीं होना चाहिए। पर जो ये वाला केसरी झंडा है, मैं उसकी भी आपको एक हिस्ट्री बता दूं। आर्मी में हर पोस्ट में सिखों का आपको बलिदान मालूम है, जी, वहां पर बिल्कुल। ये केसरिया फहराया जाता है। तो इतनी कोई हुँ, बहुत बड़ी बात नहीं होगी जितना इन्होंने इसको बना दिया है। वो गलती जी, है, वो नादान है, पर इससे बड़ी बड़ी गलतियां तो काफी सरकारें भी कर रही हैं। मीडिया में बैठे वाले जी, भाइयों को तो ये भी पता चल जाता है कि पुलवामा में अटैक हो रहा है, उन पर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। जी, जी, आप बताइए, 40 जवान हमारे शहीद हो गए, ये उससे बड़ा तो ये नहीं हो सकता ना, बिल्कुल, जो लीक बिल्कुल, हुई है इन्फॉर्मेशन। या बिल्कुल, गुजरात के दंगों से तो बड़ा नहीं है ये। यहाँ पर बिल्कुल, कैजुअलिटी बिल्कुल। नहीं हुई है। और ये जो हाँ, बाकी मैं डिटेल में आपको, और मैं भाजपा, स्पेशली भाजपा के कार्यालय गई अगले दिन जी, देखने के लिए, वहां पर कौन सा झंडा है। तो भाजपा के हाँ, कार्यालय पे भाजपा का ही झंडा है। वो जी हाँ, भारत का जो झंडा है वो नीचे लगा हुआ है, इनका हाँ, झंडा ऊपर लगा हुआ है।
तो फिर आप किस बात के लिए इतना हल्ला कर रहे हैं? तो जी। कहने का मतलब ये है कि बातों को तूल और तोड़-मड़ोड़ के रख सकते हैं। कुछ लोगों से गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए सॉरी भी बोल चुके हैं संगठन, पर आप ये बोल दें कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये बहुत गलत बात है। नहीं तो मैं एक चीज और भी मेरे को टिकैत साहब की वो बात याद आ रही है जो उन्होंने कहा था कि अगर जिन लोगों को जिनका आपको पता है कि इन लोगों ने भाषण दिए और इन उनको लोगों अरेस्ट के कीजिए। भाषण के बाद, हाँ, उनके आप कॉल डिटेल्स निकाल लीजिए। आप एक महीना पहले कॉल डिटेल्स निकाल लीजिए कि किसके किसके टच में था ये, तो आपको पता चल जाएगा। जिनको आप खालिस्तानी बता रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों के टच में था। तो आपको उस चीज का कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इसके लिए पुलिस को कि वो इसको पकड़ने के लिए या उसको पता लगाने के लिए। तो दैट इज अनदर थिंग कि वो किस तरह उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, किस तरीके से उसे डिमोनाइज किया जा रहा है बेसिकली। खैर मैम, आपकी अभी मैं जो एक संस्था है परी के नाम से, जी। आई थिंक सो, मैं ठीक नाम ले बोल रहा हूँ उसका। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो मैम आप उस संस्था के बारे में कुछ हमारे को बताइए। मैं जानना चाहूंगा कि पब्लिक को पता चले, क्योंकि आपकी वो संस्था के बारे में हम भी चाहते हैं कि लोग बाग उससे जुड़े, परी से जुड़े, और वो करती क्या है और किस तरीके से आप हेल्प करते हैं। मैम उस पर इसके बारे में कुछ बताना चाहें तो। देखिए, मैं इंडिविजुअली पिछले 9 साल से रेप विक्टिम्स को हेल्प करना या अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना, जेंडर सेंसिटाइजेशन, लोगों से मिलना, जी। इंटरैक्शन करना, इस बात पे जागरूकता चला रही हूँ। 2 पैरेलल काम मैं कर रही थी, इंडिविजुअली कर रही थी, बट जब हमें लगा हमें एक नाम देने की ज़रूरत है, इसको एक जामा पहनाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आजकल संगठन से ही आपको जानते हैं, जी। आप जी। कितना भी काम कर लें। तो इसलिए हमने इसको एक कैंपेन का नाम दिया। हमने इसको अभी संस्था भी नहीं बनाया, क्योंकि कैंपेन से लोग जुड़ते हैं। जी। कैंपेन से उनको अपनापन लगता है। तो जैसे एक आंदोलन होता है या मूवमेंट होती है, तो परी है पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया, या फिर आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं, प्रिवेंशन अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया। और परी जो हमारी जो सर्वाइवर्स, जो बच्चियां बच जाती हैं इन हैवानों के हाथ से, उनको हम परी बुलाते हैं। तो हर तरह से परी का एक रेलेवेंस है। तो 2 काम जो कि जैसे मैंने आपको बताया, एक तो ये इसकी रोकथाम सबसे बड़ी जरूरी बात है। मुझे लगता है इसको रोकना पड़ेगा। रुकेगा जी। कैसे? उस पे लगातार हम काम सोचते हैं, डेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी अभी तक कर लिया है बहुत कुछ, बट हमारी कोशिशें जारी हैं जितना हम अवेयरनेस कर पाते हैं। प्रिवेंशन के लिए हमारे संगठन काफी बड़ा होता जा रहा है कैंपेन, और हिंदुस्तान की हर स्टेट से हमारे पास वॉलंटियर हैं, और भी वॉलंटियर्स चाहिए, क्योंकि आपने खुद ही शुरुआत में बोला अकेले तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो जितना जी, आपका बड़ा बिल्कुल। संगठन होगा, जितने आपके जी। साथ लोग जुड़ेंगे, आप उतना अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये जी। हम एक प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं लगातार। अभी मेरा एक नया कैंपेन आ रहा है, 1-2 दिन में लॉन्च भी हो जाएगा। नो गाली। गाली का एक सीधा लिंक होता है सेक्सुअल अब्यूज से, माँ बहन की गाली जो हम देते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो उस पे हमारा एक कैंपेन हो रहा है। ऐसे कैंपेन्स हमारे चलते रहते हैं। और ऑफ कोर्स जो मेन काम है, जो वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, बट हो जाते हैं हमारे देश में, हर 1 मिनट 2 मिनट में ऐसे केस हो रहे हैं। तो उन परिवारों को, जितने परिवारों के साथ हम खड़े रह सके, उनके साथ उनको हैंड होल्डिंग दिलाना, जस्टिस नहीं दिलाना, जस्टिस दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जस्टिस दिलाने की प्रॉमिस नहीं कर सकते अभी जो हालात हैं। और उनके साथ खड़े हैं उनकी लड़ाई में। उनको रिहैबिलिटेशन, मेंटल काउंसलिंग, उनको एजुकेशन, उनका हॉस्पिटलाइजेशन, एफआईआर कराना या इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, उसके लिए दबाव बनाना, हम खड़े हैं उनके साथ। तो ये काम हम करते हैं परी में। जी मैम, अभी आपसे जब आप जस्टिस वाली बात आई, तो मैम एक क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब मेरा उसके ऊपर कुछ अलग विचार रहे हैं और लोगों के कुछ और विचार रहे हैं। एक हैदराबाद में केस हुआ था जिसमें पुलिस वालों ने ले जाके और उस चारों के चारों विक्टिम को एक तरीके से एनकाउंटर दिखाया कि वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीबॉडी नोस कि उसका उनका सीधा सीधा वहां पे खून किया गया। मैम मेरा मानना जो अपने आप में ये रहा है कि पुलिस अगर इस तरह ऑन स्पॉट इन चीजों को सॉर्ट आउट करने लगे, तो मैम अगर कोई एक अमीर आदमी है और उसने पुलिस को ब्राइब किया, मैम हम ये तो मान नहीं सकते कि पुलिस को ब्राइब नहीं कर सकते। पुलिस वालों ने उसको किसी 4 गरीब आदमियों को उठाया, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने उसको बताया कि ये विक्टिम है और ये कल्प्रिट है। उन्होंने उसको उठाया 4 आदमियों को और उनको कल्प्रिट बनाया, उनका एनकाउंटर किया, पब्लिक ने फूल बरसा दिए। और जो मैं मेन आदमी था जिसकी वजह जिसने किया, वो तो अभी खुला घूम रहा है, उसको तो एक बार पुलिस ने पकड़ा भी नहीं। तो वो पैसे देके क्या मैम वो ठीक था? मेरा मानना तो ये है कि वो गलत था। उसको प्रॉपर कोर्ट में आना और प्रॉपर उसको जस्टिस मिलना। हम ये बात आपकी बिल्कुल फैक्ट है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बात फैक्ट है। लेकिन
मैम जस्टिस पे लेके आना और वहां पे उनका सही तरीके से उनको जस्टिस मिलना, वो एक सही तरीका था, मेरे को ऐसा लगता है। पर मैंने देखा कि बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा किया, इनको मार देना चाहिए। तो कई बार मैम ऐसा नहीं लगता कि हम किसी सही आदमी को मार दे और जो गलत है, जो क्रिमिनल था, जिसको पता है लूप होल्स का कि क्राइम करने के बाद में किस तरह निकला जाता है, किस तरीके से हम पुलिस के साथ में सेटिंग कर सकते हैं, वो आदमी तो निकल जाएगा ना अगर हम इस तरीके से ऑन स्पॉट जस्टिस देने लगे। आपको क्या लगता है मैम? देखिए, ऑन द स्पॉट जस्टिस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उस समय मैंने भी बोला, बट यही है कि अभी हम दुविधा में हैं, क्या वो थे भी सही क्रिमिनल्स के नहीं, ये बात कौन प्रूव करेगा? और दूसरी बात, यही नज़ीर अगर आपको पेश करनी थी तो मैं उस पुलिस को ज़्यादा अपलॉड करती और ज़्यादा फूल बरसाती कि एक 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती, और ज़्यादा फूल बरसाती उस जज के ऊपर जो उसके ऊपर 2-3 महीने में फैसला दे देता और जी एग्जीक्यूट करके फांसी हो जाती। 1 साल के अंदर जी अगर फांसी भी हो जाती उनको लीगली विद जी प्रूफ, जी इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रोसिक्यूटेड, तो जी ज्यादा मजा आता। मुझे लगता है उससे बेहतर नजीर नहीं कोई पेश हो सकती थी। मैं उस चीज के खिलाफ हूँ और मैंने उस टाइम पे अपलोड किया था, बट बाद में ऑफकोर्स अब हम में बह जाते हो उस वो तो समय, हीट ऑफ अ मोमेंट था कि उस टाइम पे मेरे को भी एकदम यही लगा था क्योंकि फर्स्ट टाइम जैसे निर्भया ही मेरे वाला को नहीं पता हुआ चला। था ना जी, तो जी इसलिए जी हम लोग काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। तो अब मुझे यही लगता है कि अगर वो तरीके से हुआ होता और उसको विद इन अ टाइम बाउंड हुआ होता, वो ज्यादा बड़ा मैसेज था। उससे बड़ा मैसेज ही नहीं होता, ये कोई जी मैसेज नहीं है, क्योंकि अभी पता नहीं है वो लोग कौन थे और थे भी कि नहीं थे, और थे भी 1% थे भी, जी तब भी ये जी कोई तरीका नहीं है किसी को जी हाँ कि सजा देने का। हाँ। हक हक पुलिस के पास में नहीं है, उनका काम जो है वो केवल जस्टिस तक पहुंचाने का है, ना कि जस्टिस देने का। पुलिस का वो काम नहीं है। अच्छा मैम, बिल्कुल एक आखिरी क्वेश्चन, मैं आपको और फर्दर डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैम। एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं चाहूंगा कि एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, यूथ हमारे से जुड़ा हुआ है, और इंडिया से ही नहीं, अब्रॉड से बहुत सारे यूथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो मैम मैं चाहूंगा कि आप बेसिकली हर बच्ची को, यूथ को बेसिकली, आप कोई कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो आज देखा है कि अगर इंडिया को देख के चले तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी पॉपुलेशन यूथ की है। यूथ ही सरकार बना रहा है, यूथ ही सरकार गिरा रहा है, यूथ ही सड़क पे उतर रहा है। तो मैम आपका क्या मैसेज है उनके लिए? देखिए, मैंने भी एक कैंपेन चलाया था आज से कुछ साल पहले, यूथ फॉर अ कॉज। हर यूथ को एक जी, कॉज से जुड़ना चाहिए, किसी एक कॉज को आप पकड़िए अपनी जिंदगी में, नहीं तो आपकी जिंदगी बेमानी है। अगर आपने सिर्फ खाया पिया, एजुकेशन लिया और सिर्फ सो जो भी नाइस, कॉर्पोरेट सो जॉब नाइस। किया, तो फायदा क्या? आपको एक कॉज पकड़ना है, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ISR को लेते हुए एक कॉज जो आपके मन के करीब है, आपको लगता है यू कैन डू जस्टिफाई दैट, जुड़िए उसके साथ और उसको आगे टेकअप करिए, अपना सपना बनाइए और उसको करिए, अपनी आवाज रखिए और डोंट वरी। और अगर परी से जुड़ना चाहते हैं तो आपके थ्रू या किसी के थ्रू भी हमसे कनेक्ट कीजिए। ऑब्वियसली एंड ऑब्वियसली। हम चाहते हैं कि अभी फिलहाल ये जो मुद्दा बहुत बड़ा है सेक्सुअल वायलेंस का, रेप्स का, सुरक्षा का, तो उसमें अगर आप हमसे हमारे साथ जुड़ेंगे, उसमें मैं भी मेंबर हूँ, आप भी मेंबर हैं, कोई कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब एक तरह से मिलजुल के काम करेंगे। तो आई वांट कि अगर आप जुड़ेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, बट कोई ना मैम कोई मैं कॉज खुद, दीजिए। जी मैं खुद सब लोगों से, अपने श्रोताओं से कहूंगा कि वो परी के साथ में जुड़े, एक थैंक यू। ऐसे बंदे के साथ में जुड़े, क्योंकि वो आपको स्पष्ट आपका दिखता है वहां पे काम करते हुए। तो एक एक ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर हमें पता है कि सामने वाला कितने अच्छे से इसको कर रहा है, और प्रूव्ड है कि वो उन्होंने कितना अच्छे से किया है अब तक हर जगह पे। मैम सबसे पहले तो हेड्स ऑफ टू यू, आपको सलाम कि आप इतना इतना सब कुछ कर रहे हैं। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, घर से, सोसाइटी से, सब लड़के करना होता है तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है, फीमेल के लिए तो वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हेड्स ऑफ टू यू। और मैम इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। थैंक यू। और आपको भी थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वॉइस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो नमस्कार। मच, थैंक्स, थैंक यू जी।